आदाब, नमस्कार। मुंसिफ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं शफान अंसारी। वक्त रात के 9:30 बजे का है। वैसे तो ये वक्त हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन का होता है, जिसमें दिन भर की तमाम खबरें तफसील के साथ हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन आज दोपहर जो कुछ दिल्ली के इंद्रलोक में हुआ, वह ऐसा मामला है जो दिन भर की तमाम सियासी, बुनियादी, आम व खास खबरों से ऊपर है। आज के ये प्रोग्राम हम पूरी तरह से उस मौजू पर नश्र करेंगे जिस मौजू पर ना तो हमारे मुल्क की मेन स्ट्रीम मीडिया बात करती है, ना हमारे अखबार और ना ही हमारे हुक्मरान। इसीलिए मुंसिफ टीवी आज इस मुद्दे को अपने दम पर हुक्मरानों, अफसरानों और अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगा और सवाल करेगा कि क्या हिंदुस्तान में अलग मजहब के लिए अलग रवैया एक आम सी बात हो गई है? अगर हो गई है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या मुसलमान होना अब गुनाह हो गया है? क्या पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा रहेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका मजहब या फिर आपका धर्म क्या है। हम ये आवाज उन बहरे कानों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनको सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए लगता है ये पूरा देश खुशियां मना रहा है। ये आवाज उन लोगों तक भी पहुंचाई जाएगी जिनको ये गलतफहमी है कि मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का बाशिंदा बन गया है। इसी मौजू पर अहम और जरूरी सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दो तस्वीरें दिखाती हैं और यहीं से हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। एक तस्वीर जिसमें आज जो इंद्रलोक में हुआ, जिस तरह से नमाजियों के साथ पुलिस ने बर्ताव किया, वो जाहिर सी बात है नाकाबिल कबूल है। और दूसरी तस्वीर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहां पर बाकायदा जो कांवड़ वाले हैं, जो फिर राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है, किस तरह से पुलिस उनकी खिदमत को अंजाम देती है। तो ये दो रवैये क्यों हैं? क्या एक देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं? और अगर ये चल रहे हैं तो ये कितने संगीन हैं, ये कितने संजीदा हैं? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे पैनल से आपको तारुफ करा दूं, हमारे साथ पृथ्वीराज साहब मौजूद रहेंगे। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और फॉर्मर डीजीपी भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। सर, स्वागत है आपका। मुमताज आलम रिजवी साहब भी रहेंगे, स्पोक पर्सन हैं एनसीपी के, ये भी पक्ष रखेंगे। इनके भी जरिए समझने पर सकेंगे, कोशिश करेंगे कि सियासी एतबार से कितना जायज है। एडवोकेट शमीम खान साहब भी रखेंगे, कानूनी एतबार से किस तरह से यहाँ पर पेंच था, किस तरह से घटना को रोका जा सकता था, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही मेरी साथी गुलिशा भी मेरे साथ जुड़ेंगी, सभी से बात करेंगे। सभी का खैर मकदम है, लेकिन सबसे पहले गुलिशा के पास जाऊंगा। गुलिशा मेरी साथी। गुलिशा, पूरे दिन हमने ये देखा कि हंगामा हुआ, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये मामला ट्रेंड करने लगा, उसके बाद क्या कुछ हालात रहे शाम तक? शफान, देखिए, जो आज वाकया हुआ है वो दिल्ली के इंद्रलोक में हुआ है, जहां पर 1:30 बजे का वक्त था। नमाजी जुमे की नमाज अदा करने के लिए रोड पर नमाज पढ़ रहे, और ऐसे में एक पुलिस कर्मी आते हैं जो उन नमाजियों को लात मारना शुरू कर देते हैं। और जबकि वो सजदे में थे, नमाजी नियत बांध चुके थे और वो नमाज अदा कर रहे थे, पुलिसकर्मी ना कुछ बोले ना कुछ कहे, उन्होंने लात मारनी शुरू करी। और किसी ने वहीं पे एक वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद से बवाल हो गया है। क्योंकि पुलिस की तरफ से इस तरह का जो रवैया है वो देखा गया कि जैसे ही नमाजी को लात मारनी शुरू करी तो जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो गई और वहां से पुलिस कर्मी से बात करने की कोशिश की कि आखिर आप इस तरह से क्यों मार रहे हैं। और ये जो मसला है बहुत ही ज्यादा शर्मसार से बताया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे वीडियो वायरल होती है तो हंगामा जो है वो बढ़ जाता है। तो वहीं नमाजी आज जुमे की नमाज में शामिल थे, वो लोग इंद्रलोक की पुलिस चौकी पहुंचते हैं और वहां पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं। और उनका ये कहना है कि जिस पुलिसकर्मी द्वारा इस तरह का रवैया अपनाया गया, नमाजियों के साथ बर्ताव किया गया, उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, कार्यवाही की मांग वहां के लोग करने लगे। तो फिर ऐसे में देखा कि जैसे ही सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है तो कई सारे लोगों का इसमें रिएक्शन आया है और कई सारे। गुलिशा, आप रहिएगा, मैं साथ पृथ्वीराज साहब के पास जा रहा हूं। मैं पृथ्वीराज साहब, जो कुछ हो रहा है देश में, क्या माहौल है, क्या कुछ कहता है आने वाला दिन या आने वाला कल, क्या कुछ हालात हो सकते हैं? देखिए, आपने जो कैप्शन लगाया है अपने टीवी पे कि एक देश दो कानून, तो मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे तो एक देश और कई कानून इस देश में चल रहे हैं जी। अभी तो जो हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, उनके विरुद्ध जो इस तरह की घटनाएं एक
आम वाकया की तरह हो गई हैं। कई हमारे मुसलमान भाई जो है वो झूठे इल्जामों के कारण, कहीं गौ हत्या के झूठे इल्जाम में, कहीं गौ मांस रखने के झूठे इल्जाम में कईयों की हत्या कर दी गई। और मॉब वायलेंस में भी कई लोग, हमारे अल्पसंख्यक भाई मारे गए। लेकिन अभी तक किसी भी परिवार को, ये जो सरकार है केंद्र में या जो राज्य में सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, अभी तक इंसाफ नहीं दिला पाई। और आज की जो घटना है ये बहुत ही चिंतनीय और दर्दनाक घटना है। हमारे संविधान के मुंह पर भी एक ये तमाचा है कि किस प्रकार एक हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक भाई, जी अगर वो पब्लिक प्लेस में कहीं पर नमाज पढ़ रहे थे या कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी थी पुलिस को, तो उसको बातचीत करके, उसको समझा बुझाकर तरीके से हल किया जा सकता है। ये हमारी पुलिस विभाग के लोगों को ट्रेनिंग होती है कि भाई कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यदि कोई लग रहा है कि पनप रही है, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाए, कुछ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, तो वहाँ के जो मौजूद लोग हैं जो उस भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं, उनसे बातचीत की जाए, समझा बुझाकर मामले को तय किया जाए। ठीक। लेकिन आज हमने ये देखा कि ये जो पुलिस का जो कर्मी था, जो भी था, ये इसने बजाय लोगों को समझाने बुझाने के या उनसे बातचीत करने के, लाते मारनी शुरू कर दी। तो ये एक बहुत ही हठधर्मिता का और अंग्रेजी में अगर कहें तो एरोगेंस का सबूत है। जी और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस तरह की हठ धर्मिताएं, इस तरह की एरोगेंस ठीक है। आदिवासी समाज के विरुद्ध भी हो रही है और दबे कुचले दलित समाज के विरुद्ध भी हो रही है। आपने हाल ही में देखा भी होगा, जी एक तथाकथित स्वर्ण हिंदू समाज के व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया था। इसी समाज के व्यक्ति ने एक प्लेन में एक महिला के ऊपर पेशाब किया था। तो कुछ नहीं बिगड़ा उन लोगों का। ठीक। और इस तरह की अगर घटनाएं इस देश में बढ़ती चली जाएंगी, और ऐसा लग रहा है कि इस तरह के एरोगेंट और इस तरह के गुंडा तत्वों को जो है सरकारें प्रोटेक्शन दे रही हैं, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात। ठीक है पृथ्वीराज साहब, मैं आऊंगा आपके पास। संविधान को बचाने के बजाय संविधान को लागू करने के जी इस तरह के तत्वों को, ऐसा लगता है कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं रूलिंग पार्टी में जो इस तरह के बयान देते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, या इस तरह की गैर जिम्मेवाराना, गैर संवैधानिक बातें करके इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगा। तो सर मैं आऊंगा आपके पास। मैं और अपने मेहमानों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं एडवोकेट शमीम खान साहब के पास जाऊंगा। एडवोकेट साहब, आप जरा कानूनी एतबार से, कानूनी पेंच क्या हो सकता था, क्या और तरीके नहीं हो सकते थे यहाँ पर? खैर उस पर सवाल मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझना चाहूंगा, सिर्फ उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर देना मात्र काफी है या फिर कोई और एक्शन भी लिया जा सकता था? कानूनी एतबार से क्या कहता है हमारा कानून इस तरह के सुलूक को, इस तरह के बर्ताव को? देखिए, जहां तक मेरी राय है जी, अभी भाई ने बहुत अच्छा कहा कि एक देश और कई कानून हमारे यहाँ चल, इन्होंने जो ये अपनाया है, पहली बात तो हमारा फंडामेंटल राइट हमको कहता है, मेरा आर्टिकल 25 to 28 है जी, जो कि मुझे वर्शिप से रोक नहीं सकता है कहीं पे भी। अब दूसरी चीज आपका सवाल ये आया, जो इन्होंने एक्शन लिया है जी, कैसे लिया, किसके कहने पे लिया? कोई ऑर्डर था इनके पास? किसी हायर अथॉरिटी ने कुछ इनको दिया था लिख के? नमाज कोई पहली बार तो वहां हो नहीं रही थी, इससे पहले भी नमाज होती थी वहां। इनको ये एक्शन लेना ही था, या इनका रोड इन्फोर्समेंट हो रहा था, जो भी हो रहा हो वहां पे, कि वहां भीड़ जमा हो रही थी या रश हो रहा था बहुत ज्यादा, तो ये प्रॉपर चैनल से आते हैं ना भाई। ये डीएम से बोलते, एसएसपी से बोलते, कोर्ट से बोलते, आपकी सिविल कोर्टे हैं वहां बोलते, सुप्रीम कोर्ट ये जाते, लेकिन ये प्रॉपर चैनल से होके आते। ये डायरेक्ट आके इन्होंने कैसे लात घूसों का युग किया है?
ये मैं इन जो आज ये घटना घटी है, मैं आज ये दिन से चल रहा है, मैं दिन से इसको देख रहा हाँ। हूँ और ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे हिंदुस्तान को। और ये सिर्फ इस वक्त जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने चुनाव की तैयारी को लेके ये सब किया जा रहा है। इनके पास बहुत सी चीजें थी, आपके पास पूरी मिलिट्री है, पूरी फोर्स है, हर चीज है, मैं जानता हूं आप काबू कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 और 3 लोगों को भेज के पुलिस पर्सन को आपने जो ये एक्टिविटी जो ये अप्लाई किया है, ये यहाँ पे सही नहीं है। इसकी मैं खिलाफत करता हूं इनकी। जी, ठीक है। ये प्रॉपर चैनल से आते, अगर इनको इतना ही तकलीफ हो रहा था तो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आया जा सकता था। बाकायदा आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते थे या नमाज के शुरू होने से पहले इस पर रोक लगवा सकते थे, लेकिन वो तमाम चीज़ें नहीं हुई। हालांकि जो मकामी बाशिंदे हैं, जो लोकल लोग हैं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर तो हमेशा से ऐसी नमाज होती आई है, लेकिन अब ये जो मौका है, ये जो टाइमिंग है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं गुलिशा, एक बार फिर से मेरी जो साथी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, गुलिशा, क्या और तरीके नहीं हो सकते थे? क्या और तरीकों के जरिए इस पूरे मसले को घटने से रोका जा सकता था? वो जो मकामी लोग हैं, जो लोकल के लोग हैं, उनका कहना है कि नमाज तो यहाँ पर हमेशा से इसी तरीके से होती आई है, लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक हैं, क्या माहौल बिगाड़ने से इसको जोड़कर देखा जा सकता है? तूफान, देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इंद्रलोक में या कहीं पर भी इस तरह से नमाज अदा की जाती है। इंद्रलोक एक मुस्लिम एरिया है जहाँ पे कई ज्यादा तादाद में मुस्लिम लोग रहते हैं, और हर बार ऐसा होता है कि जुमे की नमाज में जब ज्यादा नमाज इकट्ठे होते हैं तो मस्जिदों की जो जगह है वो कम पड़ जाती है। कुछ लोग छत पे पढ़ते हैं, कुछ लोग पार्क में नमाज पढ़ते हैं, और इसी तरह रोड पर भी नमाज हर जुमे को अदा की जाती थी। हमेशा से यही इस तरह से नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन इस बार अब देखा गया कि जब रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे कोई ट्रैफिक भी नहीं लगा, इसी तरह से हर बार नमाज अदा की जाती थी। लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत तो देखा जा रहा है, और ऐसे में जब सभी नमाजी जब पुलिस चौकी पहुंचते हैं तो जो इंद्रलोक के जो डीसीपी है, उनका भी बयान सामने आया है। मनोज मीणा, उन्होंने कहा है कि सस्पेंड हमने कर दिया गया है और वहाँ की जो स्थिति है वो काबू में कर ली गई है और लोगों को शांत कर दिया गया है, और लोगों से अपील की गई है कि लोग जो है वो गुस्सा ना करें और शांत हो जाए। और उनका ये कहना है कि शांति भी इस बीच जो है वो इंद्रलोक इलाके में बन गई है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। मैं एक बार फिर से पृथ्वीराज साहब के पास जाऊंगा। पृथ्वी साहब, अब ये समझना मैं चाहूंगा, चूंकि मेरी साथी से भी वही सवाल था, मैं आपसे भी ये समझने की कोशिश करूंगा। आप हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के तौर पर काम कर चुके हैं, क्या ऐसे हालात, चूंकि जो मौसम चल रहा है, चुनावी मौसम है, आम चुनाव आने वाले महीनों में हमें देखने को मिलेंगे, क्या ऐसे वक्त में माहौल को खराब करने की कोशिश के तौर पर भी इसको दौड़ के देखा जा सकता है? हालांकि मैं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहा, इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, क्योंकि ये तो एक पुलिस कांस्टेबल है और पुलिस के सभी कर्मियों को एक डिसिप्लिन की और एक कानून की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है इससे पहले कि वो पुलिस फोर्स में जो है तैनात किए जाएं। तो इसका पुलिस कांस्टेबल का कोई राजनीति से तो मैं मतलब निकाल कर नहीं देख रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जब बड़े बड़े मंत्री महोदय और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस तरह के बयान देते हैं, तो जो थोड़े से कमजोर चरित्र के हमारे पुलिस वाले होते हैं वो उनके बयानों को एक आदेश के रूप में देख के अपने व्यवहार में तब्दीली लाने की कोशिश करने लगते हैं जी। तो उनको लगता है कि यदि हम इस तरह की एक अल्पसंख्यक और कमजोर तबके के लोगों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हमारे जो आका हैं, हमारे जो आज की तारीख में जो संविधान को एक सत्ता बताते हुए एरोगेंस का सबूत दे रहे हैं, एक हिंदुत्व राज इस देश में कायम करना चाहते हैं, तो उनको उनको लगता है कि शायद वो खुश हो जाएंगे हमारे एक्ट से और हमें कोई प्रमोशन मिल जाएगी या अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। और कई तो ऐसे भी हैं जो आज की तारीख में हालांकि वो संवैधानिक नियुक्तियों पर तैनात हैं, फिर भी वो अपने संवैधानिक दायित्वों को भूलकर एक कट्टर हिंदू की तरह व्यवहार करके इस देश में जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इन सबसे पुलिस कर्मियों से और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं
इनसे एक पुलिस अधिकारी के रूप में, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के रूप में अपील भी है कि भाई आप संविधान की अनुपालना करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबको इस देश में बराबर के अधिकार दिए हैं। महिलाओं के लिए अलग कानून बना दिए गए हैं। अभी एक केरला में एक मंदिर है, वहां पे महिलाएं एंटर नहीं कर सकती, वो पब्लिक प्लेस है? और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी वहां पर धरने पर बैठे थे जाके कि महिलाओं को इसमें एंटर नहीं करने देना चाहिए मंदिर में। इस बात के लिए अमित शाह जी वहां जाकर बैठे धरने पर केरला। तो क्या मैसेज जा रहा है इससे? पुलिस फोर्स को क्या मैसेज जाता है? एक गैर इंसाफी का मैसेज जाता है कि संविधान को मारो, रखो साइड में, और जो तुम्हारी धक्काशाही जो भी होती है वो करो। ठीक है, शमीम खान साहब के पास मैं सर आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। शमीम खान साहब, अब आपसे समझना चाहूंगा, जब हमने ये पूरा मामला देखा, जैसे जुमे की नमाज के बाद ये वीडियो वायरल होता है, तो ट्विटर पर बाकायदा इस्लामोफोबिया जो है वो हैशटैग करने लगा था। इस्लामोफोबिया को लेकर लोगों की कई तरह की राय हैं। अगर आज के सियासी एतबार से देखें तो ये जो इस्लामी फोबिया है, इसकी क्या परिभाषा होती है? देखिए, आजकल तो जो आपका इस्लामोफोबिया चल रहा है, इसकी डेफिनेशन अगर आप नहीं हमसे पूछे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इसको कई क्राइटेरिया दे दिए जा रहे हैं आजकल। हमारा कहना है कि हमने कब कौन सी चीज की ऐसे सिचुएशन पे नमाज हो रही थी, आज से नहीं हो रही है, बरसों से हो रही है, सदियों से हो रही है, उस जगह पे इतनी हुई होगी, शायद अगर कोई वहां का आ जाए तो वो कैलकुलेट करके बता नहीं सकता है। लेकिन जो रवैया आज इन्होंने अख्तियार किया है, एक आपको मैं बताऊं, हम लोग यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं यहाँ अयोध्या है हमारे बगल में, बनारस है, इलाहाबाद जहां का मैं प्रॉपर हूं, जहां पे संगम होता है गंगा यमुना का। इस टाइम बरसात का अभी जब इनका सावन शुरू होगा, उस सावन के ड्यूरिंग आप कभी उत्तर प्रदेश आइए, यूपी के अंदर, और देखिए कि ये जो कांवड़िए और ये लोग निकलते हैं। चलिए, हम तो पीसफुली नमाज पढ़ रहे थे उस जगह पे, हमने कोई शोर शराबा दंगा नहीं कर रहे थे जी। लेकिन जिस वक्त कांवड़िए चलते हैं रात में, ट्रकों का हुआ, मोटरसाइकिलों का हुआ, या जिस घर के सामने ये बैठ गए, खड़े हो गए, आफत कर देते हैं वहां के लोगों के लिए। ये समझते हैं पूरी टोली हम लेके चल रहे हैं, अगर कोई एक गलती से हॉर्न बजा दे इनके पीछे से कि भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाओ, हमें भी जाना है इस जगह रास्ते से, पूरी गाड़ियां पलट देते हैं ये लोग। इस्लामोफोबिया तो इन्होंने जोड़ दिया, अब हम इसको किस फोबिया से जोड़ें, कहां से कनेक्ट करें इसको हम? सवाल वाकई जायज है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे गुलिशा, अब आपसे समझना चाहूंगा कि जो माहौल खराब हुआ था, उसके बाद हमने ये देखा जो नमाजी थे, उसमें बच्चे भी शामिल थे, नौजवान भी शामिल थे, वो सड़कों पर उतर आए थे, और खबर ये भी है कि लाठीचार्ज भी उनके ऊपर किया गया। क्या ऐसी कोई खबर है जिसकी तस्दीक की जा सकती है? देखिए, जितने नमाजी जो थे उसमें बच्चे और बुजुर्ग हमेशा से रहे हैं, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि इस तरह का वाकया जो है वो वहाँ पे घटा। पुलिसकर्मी की लात मारनी शुरू कर दी, और इसके बाद देखा जाएगा कि एक्स पर ये जो मामला है वो ट्रेंड करने लगा, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, और कई सारे लोग इसमें रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अलग अलग मजहब के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इस घटना को बहुत ही ज्यादा बताया है कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी इसमें सामने आई है। उन्होंने, कांग्रेस के कई सारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने खुद एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया है, और उन्होंने लिखा है कि ये बहुत अफसोसजनक घटना आज दिल्ली के इन लोग में घटी है। इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी ये बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि आखिर दिल्ली पुलिस किस तरह की नफरत फैला रही है, और ये जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि इस तरह का वाकया दिल्ली में देखने को मिला है, और दिल्ली के पुलिस कर्मी द्वारा इस तरह की जो हरकत है वो हुई है। और रही अगर बात की जाए दिल्ली की सरकार की, यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी तो इस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई ट्वीट नहीं आया है, या कोई बयान नहीं आया है कि दिल्ली में इस तरह की जो घटना घटी है उस पर अभी आम आदमी पार्टी
ये छुट्टी शादी ही है। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी भी इस मुद्दे पर अभी चुप्पी साधे बैठी है और किसी भी बीजेपी लीडर की तरफ से इस वीडियो को लेकर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। जो वीडियो देखी गई है उसमें साफ देखा जा रहा है कि जो नमाजी है वो पुलिसकर्मी से बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ना कि पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो दो तरह की जो तस्वीर दिख रही है कि एक तरफ जहां पर शिवरात्रि के मौके पर जो कावड़ जो निकाले जा रहे हैं कावड़ यात्री हैं उनको फूलों से स्वागत किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जहाँ पे कुछ नमाजी। ठीक है, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है। पृथ्वीराज साहब के पास चलूंगा। पृथ्वीराज साहब, अभी जो 2019 के लोकसभा चुनाव हमने देखे थे तो उसमें जिस तरह से ये कहा जाता है कि लाजमी तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम वोटर जुड़ता नहीं है, और अब कई जगहों पर यह भी देखा गया जब ये कहा गया कि बीजेपी को मुस्लिम वोट की जरूरत भी नहीं है। क्या ये उसी का नतीजा है कि मुस्लिम की हालत ऐसी होगी कि कोई भी लात मार देता है, कोई भी कहीं भी मॉब लिंचिंग कर देता है? क्या सियासी एतबार से या एक वोट के एतबार से भी हैसियत नहीं रही है? देखिए, मैं तो कोई मजा हुआ राजनीति के नहीं हूँ, इस बारे में ज्यादा मेरा बयान जो है वो पता नहीं ऑथेंटिक होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो मुस्लिम समाज है काफी भारी संख्या में है इंडिया में, और उनकी जो राजनीति है वो एक इनसिक्योरिटी की राजनीति है। उनको ऐसा लगता है कि ये पार्टी वो पार्टी हमको बचा लेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो। अपनी राजनीति नहीं कर रहे हैं अब हमारे अल्पसंख्यक भाई। यदि दलित और मुस्लिम और कुछ दबे कुचले और अन्य वंचित शोषित समाज के लोग, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, अगर हमारे मुस्लिम भाई सोच समझकर एक बहुजन समाज का एक हिस्सा बन जाएं, अपनी राजनीति स्वयं करें, घबराए नहीं, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो ये कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी ताकतें हैं इनको ना हरा सकते। इनको शिकस्त दी जा सकती है, और अभी हाल ही में काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। जनता अभी चुप है। बिल्कुल, जनता अभी चुप है। हालांकि पृथ्वीराज साहब, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त, मेरी घड़ी इजाजत मुझे नहीं दे रही, लेकिन आपने जो विचार हमारे साथ साझा किए, बहुत शुक्रिया आपका। और एडवोकेट शमीम खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज जो पूरी घटना घटी है वो किसी भी तरीके से काबिले बर्दाश्त नहीं है। अगर जनता का सेवक कहा जाने वाला पुलिस का ऐसा बर्ताव अगर हो तो ये वाकई में काबिले मजम्मत है। लोग हालांकि लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और इसको लेकर अपनी तमाम राय यहाँ पर रख रहे हैं। कुछ हिंदुवादी ताकतें भी हैं जो इसको बिल्कुल सही ठहरा रही हैं, और कुछ मुस्लिम हैं जो प्रो मुस्लिम हैं जो इसको लेकर पुलिस या कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर एक देश में दो कानून पनप रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।